आइए विद्यार्थियों, हम अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पता है, आपके यूट्यूब चैनल बुक्स आर ओनली फॉर रीडर्स पर हम नई सीरीज़ चलाई है, जिसमें हम आपकी 11th क्लास की जो बुक है उसके चैप्टरों को डेली कराएंगे, जो आपकी एक छोटी सी वीडियो में 10 से या 15 मिनट के बीच ही आपकी एक वीडियो होगी, जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करना है और टेस्ट लगाने। चलिए तो देखते हैं भूगोल एक विषय के रूप में। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भूगोल क्या है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हम भूगोल को विषय के रूप में कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे आप इतिहास पढ़ते होंगे, जैसे आप विज्ञान पढ़ते होंगे, जैसे आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ते होंगे, उसी तरह से भूगोल भी एक विषय है, एक अलग सब्जेक्ट है। अब तक आपने 10th क्लास तक, यानी 6 से लेकर 10th क्लास तक आपने जो पढ़ा है वो इसको समाजशास्त्र के अंदर पढ़ा होगा, जिसमें आपने भूगोल पढ़ी होगी, आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपने आपकी 9th क्लास तक जो एक अर्थव्यवस्था की किताब आती है वो पढ़ी होगी। लेकिन जैसे ही आप 11वीं क्लास में आते हैं, आपके ये सारे चैप्टर अलग अलग, ये सारे विषय जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। इतिहास एक अलग बन जाएगा, भूगोल एक अलग विषय बन जाएगा, राजनीतिक विज्ञान एक अलग विषय बन जाएगा। तो अब हम 11th क्लास का जो ये स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल, ये एक अलग विषय है। इसमें हम ये पढ़ेंगे पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान कैसे बने। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मानव है वो अपने आसपास के क्षेत्रों से किस तरह प्रभावित होता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी जो परंपराएं हैं और जो हमारी संस्कृति हैं वो हमारे भूगोल से कैसे जुड़ी हुई हैं। क्या किसी क्षेत्र की परंपराएं और संस्कृतियाँ उसके भूगोल से जुड़ी होती है? तो इसको हम ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन आपको समझाने के लिए बताई गई है। देखते हैं। पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर प्रतिक्रियात्मक संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस लाइन का मतलब ये है कि भौतिक पर्यावरण, पहले बात तो हम भौतिक किसे कहते हैं? वह सभी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, जैसे देख सकते हैं, जैसे पठार हो गया, पर्वत हो गया, मैदान हो गए, नदी हो गई, ये सब हमारे क्या है? ये हमारा वातावरण है, यानी भौतिक वातावरण। क्या हमारे इन भौतिक वातावरण के साथ मानवीय क्रियाएं नहीं होती? क्या हम बहती हुई नदियों का पानी नहीं पीते? क्या हम पर्वत पठार से जितने भी अवशेष निकलते हैं, क्या उनका इस्तेमाल नहीं करते? उसके बाद अंतर प्रतिक्रियात्मक, क्या हम इनका इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करना। आपकी क्लास 11th की जो ये बुक है उसमें जो चैप्टर्स में बताया गया कि हमें भूगोल को क्यों पढ़ना चाहिए। तो इससे पहले आप भूगोल पढ़े, आप इसका मीनिंग देख लें, आप इसका अर्थ देख लें। तो इसका अर्थ हम देखेंगे यहाँ कि भूगोल क्या है। तो भूगोल के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो एरिस्टोस्थनीज को भूगोल का पितामह भी कहा जाता है और ये ग्रीक भूवैज्ञानिक करता थे। और इन्होंने बताया कि इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? पहले तो आप ये रखेंगे याद कि एरिस्टोस्थनीज, और उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया? भूगोल का। ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। ये जो भूगोल शब्द है ये ग्रीक भाषा के 2 मूल शब्दों से मिलकर बना है। जियो का मीनिंग होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मीनिंग होता है वर्णन। तो हम कह सकते हैं कि शाब्दिक रूप से ज्योग्राफी जो हम कहते हैं उसका मीनिंग होता है पृथ्वी का वर्णन। अब जो वर्णन है, मैं आपको बता दूं, जैसे हमें किसी इंसान के बारे में बताना है तो हम उसके फीचर देखते हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी नाक कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, शारीरिक बनावट कैसी है। इसी तरह से पृथ्वी के बारे में भी, यानी पृथ्वी का वर्णन, कि पृथ्वी पर पठार कहाँ पर हैं, पृथ्वी पर मैदान कहाँ पर है, पृथ्वी पर रेगिस्तान कहाँ पर है, पृथ्वी पर बर्फीले रेगिस्तान कहाँ पर है, इन सब का जो वर्णन है वो पृथ्वी का वर्णन है। तो आप समझ गए होंगे कि एरिस्टोनीज जो ग्रीक थे उन्होंने क्या कहा? भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया और क्या कहा
कि पृथ्वी का वर्णन है। क्या है? पृथ्वी का वर्णन। अब हम समझते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। अब ये समझ गए पृथ्वी का वर्णन है। अब हम ऊपर अपने विषय पर आते हैं। हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? आप सब जानते हैं कि ये जो धरातल है ना, धरातल यानी कि ये जो धरती जिसको हम कहते हैं, ये सभी मनुष्यों का, सभी प्राणियों का, सभी पक्षियों का आवास है। क्या है? आवास है। तो देखो, हम धरातल पर रहते हैं। हमारा जीवन हमारे परिस्थान यानी जिस जगह हम रह रहे हैं उससे बहुत रूप से प्रभावित होता है। जैसे प्रभावित होगा आगे, जैसे बारिश कहीं कम होगी तो वहाँ एक रेगिस्तान वाला जीवन होगा। जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पर बर्फीला जीवन होगा। जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती और जहाँ पर बारिश होती है, दोनों के मध्य में, दोनों परिस्थानों के मध्य में अंतर पाया जाता है। दूसरा, हमें क्यों पढ़ना चाहिए भूगोल? हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर आश्रित होते हैं। अब ये संसाधन कैसे हो सकते हैं? आप जैसे भूमि ले लो, आप इसके बाद मृदा ले लो, आप इसके बाद जल ले लो। ये जितने हैं ये हमारे संसाधन हैं और इनको हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इनके कारण हमें भूगोल जो है हमें प्रभावित करता है और यही वो कारण है जिससे हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं भी जुड़ी होती हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए? अगर आपसे सवाल पूछा जाता है, अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता है। हमें खेत चाहिए खेती करने के लिए, ठीक, यानी भूमि हो गई। हमें उस भूमि में कैसी मृदा होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए, जलोढ़ होनी चाहिए। कैसी? और इस खेती करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इस जल की। इस जल से हम सिंचाई करेंगे तो हमारा भरण पोषण के लिए फसल उग जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन हमारी भूमि है, भूमि में पाई जाने वाली मृदाएं हैं और हमारे जल है। ठीक, अब तक मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ नोट करके मैंने एक चीज़ लिखी है जिसको आप अपने कंक्लूज़न यानी निष्कर्ष में लगा सकते हैं। भूगोल आपको विविधता समझने एवं समय तथा स्थान के बारे में ऐसी विभिन्नताओं को दोबारा देख लेते हैं एक बार। भूगोल आपको विविधता समझने, विविधता कैसे? अगर देखो, आप उत्तर भारत में जाओगे तो आपको वहाँ की जीवन शैली अलग मिलेगी। आप दक्षिण भारत में आओगे, आपको दक्षिण भारत की जीवन शैली अलग मिलेगी। उत्तर भारत में एक अलग विविधता है और दक्षिण भारत में अलग विविधता है। यहाँ सांस्कृतिक विविधताएं भी होंगी, आर्थिक विविधताएं भी होंगी, धार्मिक विविधताएं भी होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो विविधताएं, ये हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बेस पर, यानी जहाँ हम रह रहे हैं उनके अनुसार होती हैं। आप दक्षिण भारत में चले जाओगे वहाँ पर अलग होती हैं। विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता देता है कि अगर एक कल्चर दूसरे कल्चर से अलग है तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में हमें कौन बताता है? हमें पता चलता है भूगोल का अध्ययन करने से। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम भूगोल की शाखाएं देखें, भूगोल की शाखाओं को देखने के लिए हमें आपकी बुक जो है इसका सहारा लेना पड़ेगा। देखिए, ये भूगोल है। भूगोल यानी ये पूरी पृथ्वी, ये भूगोल मीन्स पूरी पृथ्वी। आप इसमें किस चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं? ऐतिहासिक भूगोल यानी इतिहास, सामाजिक भूगोल यानी समाजशास्त्र, भौगोलिक चिंतन यानी दर्शन शास्त्र, सांस्कृतिक भूगोल यानी कि मानव शास्त्र, पर्यावरण भूगोल, पर्यावरणीय विज्ञान, यानी जितने दिए गए हैं ये सभी आपके भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र हैं। कोई भी विषय भूगोल से अलग नहीं है, प्रत्येक विषय भूगोल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम शाखाएं समझ चुके हैं तो हम देखते हैं अब ये देखो, भूगोल भी कई तरह का है। एक भौतिक भूगोल होगा जिसमें आप क्या पढ़ेंगे? भू आकृतियाँ, यानी ज़मीन पर पाए जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो किस साइज़ की हैं, किस शेप की हैं, रंगीन है, गंधहीन है या गंध युक्त है।
जलवायु विज्ञान, यानी इसमें हम जलवायु, मौसम पढ़ेंगे, ऋतुएं पढ़ेंगे, पवन पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। जल विज्ञान, समुद्र है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब है, इन सब के बारे में। मृदा भूगोल, हमारी मृदा कैसे, लाल मृदा है हमारे पास, काली मृदा है हमारे पास, भूरी मृदा है हमारे पास, ये कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जहाँ पाई जाती है वहाँ का वातावरण कैसा है। ठीक। मानव भूगोल, अगर हम मानव भूगोल के बारे में बात करें तो समाज में पाए जाने वाले लोग, समाज में पाए जाने वाले लोगों का स्तर क्या है, इसको हम स्थानिक प्रदेश या स्थानिक या प्रादेशिक कह सकते हैं। समाज में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या के साथ जहाँ जिस स्थान पर रहते हैं उसका अधिवास यानी रहने वाली जगह, ये कैसी होती है, देखो गाँवों में भी लोग रहते हैं और शहरों में भी रहते हैं। उसका वितरण कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है, घनत्व कहाँ पर ज़्यादा है, लिंग अनुपात, यानी लड़के और लड़कियों में लड़के ज़्यादा हैं या लड़कियां ज़्यादा हैं। इसी तरह से बाल लिंग अनुपात यानी बच्चों का भी लिंग अनुपात, प्रवास यानी एक जगह से दूसरी जगह लोगों का आना जाना कितना होता है, और व्यावसायिक संरचना। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भूगोल हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है, चाहे वो हमारी प्राकृतिक वस्तुएं हो, प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो हमारा मानव भूगोल हो। कोई भी क्षेत्र भूगोल से अधूरा या छूटा हुआ नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में मानव की क्रियात्मक गतिविधियां देखी जा सकती है और इन प्रतिक्रियात्मक गतिविधियों के कारण ही हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, हमारे रिचुअल्स, हमारे रीति रिवाज बनते हैं। अब देखते हैं हम जीव भूगोल, यानी कि हम लोग जीव भूगोल में पशुओं का, उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। इसके बाद वनस्पति भूगोल और पर्यावरणीय भूगोल। इस चैप्टर से मैं आशा करती हूँ कि आपको भूगोल के विषय में जो भी मैं जानकारी दे पाई हूँ वो आपको समझ में आ गई होंगी। वैसे पेपर में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो ये जो चैप्टर है ये कटा हुआ होगा, इसमें से इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन समझ बनाने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी था। मैं आशा करती हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी समझ बनाएंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे और रिवीजन करने के साथ आगे बढ़ेंगे। अंत में इतना कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।